जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है इसका शुरुआत कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमारा बन चुका है। जो लोग पार्ट 1 को न देखे हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने वहां पे दे रखा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। चलिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या आपको बताया था, तो उसमें जो बात बताई गई थी कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है ये बताया गया था। जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला बताया गया था आपका भौतिक परिवर्तन। क्या बताया गया था? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा बताया गया था आपका, दूसरा क्या था? रासायनिक परिवर्तन। ये बात हो गई थी। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इससे पहले हमने बताया था पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? रासायनिक परिवर्तन पे। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है ये बताए हैं, और रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों की जाती है इसको बताए हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करें इसको भी बता चुके हैं। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 बातें हो चुकी हैं। जो लोग हमारा वीडियो न देखे हो वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हम उस वीडियो का लिंक वहां पे दे रहे हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसको आज अच्छे से समझेंगे। चलिए आज शुरू करेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसको जानेंगे अच्छे से, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहला क्या पढ़ना है हम लोगों को? संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा पढ़ना है आपको वियोजन या विघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका? विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और पांचवें में पढ़ना है आप लोगों को उपचयन और अपचयन, इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एक करके अब हम आगे से क्या करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे क्या होती है ये सब रासायनिक अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बोले मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक, वे मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका इधर A है इधर B है, ये दोनों मिलके AB कोई उत्पाद बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या? अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। क्या? उत्पाद। यानी इस रिएक्शन में, संयोजन रिएक्शन में हम क्या देख पा रहे हैं? जो अभिकारक होता है उसमें 2 पदार्थ हैं और मिलकर केवल और केवल इधर एक नया उत्पाद बना रहा है, वह सिंगल है, केवल और केवल अकेला है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, सबको पता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं तो समझिए आप लोग, जब कार्बन को जलाया जाता है, जलाने का मतलब कई बार बोल चुके हैं कि ऑक्सीजन के ही साथ जलाया जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वह क्या होती है? जलने में सहायक होती है। जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर जो कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके, ये अलग अलग पदार्थ हैं, ये दोनों मिलके केवल और केवल क्या बना रहे हैं? एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हुई। एक ठो और है, जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो इधर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं अभिक्रिया के दौरान अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाता है तो उस समय जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलता है, जो भी उत्पाद मिलता है, वह केवल एक पदार्थ के रूप में पानी मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या हम लोग कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसमें भौतिक अवस्था की बात की जाए तो जो हमारा कार्बन होता है वह सॉलिड होता है। कैसा होता है?
सॉलिड होता है और जो ऑक्सीजन होता है वह गैस के रूप में होता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, गैस के रूप में मिलता है। ये बातें हो चुकी हैं पिछली वाली वीडियो में। और इधर जो हाइड्रोजन है ये आपका गैस के रूप में होता है और जो ऑक्सीजन है ये भी आपका किस में है, गैस के रूप में है। तो जो आपका पानी मिलता है वह किसके रूप में मिलता है, वह आपका लिक्विड के रूप में मिलता है। कौन सा रूप है, लिक्विड के रूप में है। और अगर बात की जाए संतुलन की तो संतुलन भी देख लेते हैं, क्या समीकरण हमारा संतुलन है। अगर इसमें देखें तो ये जाहिर सी बात है संतुलित है, लेकिन ये नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हमारा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और इधर क्या है, पानी है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। जब इसको हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, हमारा बुझा हुआ चूना मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और उसमें से क्या होती है, उष्मा निकलती है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों अभिकारक, रिएक्टेंट, ये दोनों पदार्थ मिलके केवल और केवल क्या, एक पदार्थ बना रहे हैं। वो क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या, अगर इसकी अवस्था, भौतिक अवस्था की बात की जाए, इसकी भौतिक अवस्था की बात की जाए तो जो बिना बुझा चूना होता है वह आपका सॉलिड के रूप में होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। और जो H2O होता है वह लिक्विड के रूप में होता है। लेकिन जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बिना बुझा चूना होता है। जो आम आदमी के वो उसके तंबाकू के साथ क्या करता है, खाता है। वही हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो वह जो है एक्यू के रूप में होता है, एक्वस के रूप में, जलीय द्रव के रूप में रहता है। और उसमें से क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ यही बात है कि जो हमारा अभिकारक होता है कई सारे रहेंगे, लेकिन रासायनिक क्रिया करने के बाद जो भी उत्पाद बनेगा वो केवल और केवल एक होगा। कहने का मतलब क्या है, आप कितना भी क्या ले लीजिए, आप कितना भी अभिकारक ले लीजिए, जब रासायनिक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सब मिलके एक उत्पाद बना देगा। वही हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, संयोजन अपक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन रिएक्शन। चलिए देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो यौगिक होता है वह 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग विघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। विघटन का मतलब टूट जाना। उधर हमारा कॉम्बिनेशन था जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर केवल एक ठो बना रहा था। इधर हमारा यौगिक होगा, एक यौगिक होगा, वो क्या करेगा, विघटन हो जाएगा, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाएगा। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन या वियोजन या फिर विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारा AB कोई एक यौगिक है, इसको क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो या फिर इसका रासायनिक अभिक्रिया किए हैं, ऐसे बोलिए, तो क्या हुआ है, यह विघटन हो गया है। या 2 पदार्थों में क्या हो गया है, इसका विघटन हो गया है। यही हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का यौगिक है। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं। हीट का मतलब जब इसको गर्म करते हैं तो यह किसमें, यह आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये चूना पत्थर है, बिना बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है, आपका कैल्शियम डाइऑक्साइड एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। चलिए इसकी भौतिक अवस्था भी देख लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह आपका सॉलिड होता है, कैसा, ठोस होता है। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है वह भी कैसा रहता है, ठोस के रूप में रहता है, सॉलिड रहता है। लेकिन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है यह कैसा रहता है, गैस के रूप में रहता है। समीकरण संतुलन की बात कर लेते हैं। तो इधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, सही है। इधर आपका कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, सही है। इधर ऑक्सीजन 3 ठो है और इधर ऑक्सीजन 3 ठो है। समीकरण हमारा संतुलन भी है। अच्छा, लोगों को लगता है कि मतलब कि वो लोग क्या करते हैं कि
जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, उसका एक तो पूरा पथन्ना ले लेंगे, उसके बाद याद करेंगे, उसके बाद कहेंगे यादें नहीं हो रहा है। नहीं, ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। आप किताब को पढ़ते जाइए, जो चीजें मिल रही है उसका नाम लिखते जाइए। जैसे हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट उसको कहते हैं, और क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो अभी से इसको एक एक करके याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें याद हो जाएंगी। आप अगर एक साथ चाहते हो कि पूरा बैठ के एक ही घंटे में पूरा हम कर ले जाएं, याद कर ले जाएं, नहीं होगा। तो इसको आप लोग याद भी करते चलिए। ये बिना बुझा चूना है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोले। ये क्या है आपका, सॉरी, हाँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो आपका वियोजन या विघटन अभिक्रिया होती है वह भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटी, और तीसरा होता है फोटोलिसिस। 3 टाइप के क्या होते हैं, 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। इसको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका अपघटन अभिक्रिया होती है 3 टाइप का होता है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद होता है दूसरा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। एक होता है आपका फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो अभिक्रिया होती है सनलाइट की उपस्थिति में होता है, और ये अभिक्रिया हमारा क्या होती है, विद्युत सप्लाई, यानी जहाँ पे विद्युत क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई की उपस्थिति में ये हमारा अभिक्रिया होता है। और ये इसको हम उष्मा या फिर ताप देंगे तब अभिक्रिया होती है। चलिए अब तीनों को अच्छे से एक एक करके समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जब वियोजन अभिक्रिया, जो ऊष्मीय वियोजन है वह वियोजन अभिक्रिया का ही एक भाग है, तो लिखेंगे जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा या ताप के उपस्थिति में होता है तो तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब हमारा वियोजन अभिक्रिया, जब हमारा अभिक्रिया किसमें, उष्मा या फिर ताप के प्रेजेंस में होगा, जब ताप रहेगा या फिर उष्मा रहेगा तो उस समय जो भी अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं इसमें, तो यह किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का। ये आपका सॉलिड रहता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, लेकिन ये आपका किसमें, गैस में होता है। अगर समीकरण संतुलन की बात करें तो इधर कैल्शियम एक सही है, कार्बन भी एक सही है, इधर 3 ठो ऑक्सीजन 3 ठो सही है। ये समीकरण भी हमारा संतुलित है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत सप्लाई या विद्युत की उपस्थिति में होता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम थर्मल, सॉरी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका H2O है, H2O का क्या करना है, विघटन करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो ये जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, विघटित हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। क्योंकि जो H2O होता है वह लिक्विड के रूप में होता है, पानी लिक्विड के रूप में होता है, और हाइड्रोजन गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। अगर यहाँ पे समीकरण संतुलन की बात करें तो हमारा इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर एक ही है। इधर हम क्या करें, इधर हम 2 लगा देते हैं, तो हमारा 2 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इधर आ गया। अगर 2 यहाँ पे लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया है। तीसरा आपका है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन के हैं या वियोजन के हैं, ये बात एक ही है। यानी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अपघटन 2 बार हो गया, उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अगर देखा जाए तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको जब हम सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं, सनलाइट में रख देते हैं तो ये क्या होता है, प्रकाश में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में, तो यह आपका सिल्वर जो होता है अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, एक ये किसकी उपस्थिति में है, ये आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, सनलाइट में है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसकी भौतिक अवस्था होती है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वह कैसा होता है, वह सॉलिड रहता है। कैसा रहता है, ठोस रहता है। ये आपका ठोस है और जो आपका Ag है ये भी आपका कैसा है, ठोस है। लेकिन जो क्लोरीन है आपका कैसा है, गैस के रूप में है। अगर बात की जाए ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड की तो होता है AgBr। अगर इसको भी जब सूर्य के उपस्थिति में रखते हैं, सनलाइट में करते हैं तो क्या होता है, हमारा सिल्वर अलग हो जाता है और जो ब्रोमीन गैस होती है वो हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये किसका है, यह एग्जाम्पल किसका है, प्रकाशीय अपघटन का है। अगर इस समीकरण की बात करें तो अच्छा, इससे पहले इस समीकरण की बात करें तो क्या यह संतुलित है, नहीं, तो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 2 हो गया, लेकिन ये 2 हो रहा है तो यहाँ पे इसको भी 2 कर देंगे। अब इसको देखें, अच्छा ये भी सॉलिड होता है, ये Ag ये भी सॉलिड होता है और आपका Br2 कैसा होता है, गैस के रूप में होता है। ये क्या है, यह इसकी भौतिक अवस्था है। अगर समीकरण की बात की जाए क्या संतुलित है, तो देखते हैं इधर Br2 है लेकिन इधर Br है तो इधर 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित भी हो गया है। अगर बात की जाए ये दोनों अभिक्रियाएं कहाँ पे यूज की जाती हैं, या पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको पूछता है कि ऐसे ऐसे समीकरण देगा या फिर कहेगा जो प्रकाश की अपघटन अभिक्रिया होती है उसका जो अभिक्रिया होती है किसमें प्रयोग की जाती है, तो जो आप क्या देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यानी यह जो अभिक्रिया होता है इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या काला सफेद फोटोग्राफी, काला को कहीं कहीं श्याम में लिखा रहता है, किसमें, श्याम में, हम लिख दे रहे हैं। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। यानी जो हम लोग जो क्या कैसा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बनाया जाता है उसको, उसमें कौन सी क्रिया होती है, यही प्रकाश की अपघटन क्रिया होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ये सबको पता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी तक हमने 2 अपक्रिया पढ़ चुका है, क्या क्या, पहली अपक्रिया हमारी कौन सी थी, पहली अपक्रिया हमारी कॉम्बिनेशन संयोजन अपक्रिया थी। तो संयोजन अपक्रिया में क्या था कि दो पदार्थ लिए थे अभिकारक की तरफ, उसके बाद मिलके केवल और केवल एक उत्पाद बना रहा था। और इसके बाद पढ़ रहे हैं दूसरा नंबर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दूसरा नंबर है आपका, कौन सा नंबर है, दूसरा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि कोई एक यौगिक होगा, उसको क्या करेंगे हम, अलग अलग पदार्थों में विखंडित कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आपको 3 रिएक्शन पढ़ना था। पहला इसमें क्या था, जो पहला था वह तापी या उष्मी वाला था, दूसरा हमारा क्या था, विद्युत के रूप में था, विद्युती इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। और तीसरा हमारा क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाश की अपघटन अभिक्रिया होती है। अब तीसरा देखते हैं, जो अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें तीसरा अभिक्रिया देखते हैं। तीसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को इसके या उसके जलीय विलयन से क्या करता है, हटा देता है या विस्थापित कर देता है, वही हमारी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे इधर हम आयरन लिए हैं और इधर हमारा कॉपर सल्फेट है। जो आयरन होता है आपका और सॉलिड ठोस रूप में होता है, और जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वह जलीय रूप एक्वस के रूप में होता है। तो जब इसमें रिएक्शन करते हैं तो जो हमारा आयरन होता है, ये आयरन कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, ये इसको हटा के खुद ही बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए आयरन आ गया है, यहाँ पे क्या किया है, कॉपर को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है।
ऐसे ही लेंगे जिंक, और जब हाइड्रोजन सल्फेट में क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फेट से, तो क्या होता है, हमारा जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पे हमारा आयरन सल्फेट बना है और यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट बना है। तो जो जिंक है यह अधिक क्रियाशील होता है किससे, इस हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को आराम से हटा के अपने क्या होगा, खुद जाके बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो आयरन है यह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में से, इसके विलयन में से, जो इसका विलयन है इसके विलयन में से इस कॉपर को हटा के खुद ही आके बैठ जाएगा, जैसे यहाँ पे है। यहां तक तो सही है, ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा विस्थापन क्रिया होती है क्या होती है, कि क्या करेगा कि एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके ही जलीय विलयन से क्या करेगा, उसको हटा के खुद आके बैठ जाएगा। ये बात भी समझ में आ रही है। रिएक्शन भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आयरन जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, या फिर यहाँ से जो जिंक है वो हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है, कैसे पता करें कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो उसके लिए हम एक विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखने जा रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने आप में बहुत बड़ी है, कम से कम आधे 1 घंटे का लेक्चर वो भी है, लेकिन उसको शॉर्ट में बिल्कुल छोटे में क्या कर रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कौन सा तत्व क्या है कि ज्यादा अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या किया गया है कि एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको नीचे लिखा गया है। चलिए इसको हम लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर हम लिखे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज, ECS, इसको ECS शॉर्ट में बोलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखे हैं, इधर क्या लिखे हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे पहले है आपका क्या है, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, बेरिलियम, ये आपका स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद है क्या, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। उसके बाद क्या है, इसके नीचे है, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। उसके बाद क्या है, कैडमियम है, कोबाल्ट, निकिल, उसके बाद टिन, और ये आपका लेड है। उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमार्क किया गया है दोनों तरफ से, मेन मुद्दा हाइड्रोजन का ही है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, पारा है, और क्या है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, और औरम या सोना है। यानी जो हाइड्रोजन है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व, इससे जो जितने ज्यादा ऊपर रहता है वो क्या होता है कि ज्यादा क्रियाशील होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिखे थे, एग्जाम्पल से समझिए ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया था कि लोहा किससे, कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इससे ऊपर अगर देख पा रहे हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो सबसे ऊपर वाला तत्व होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, जो उसके नीचे वाला तत्व है वो कम क्रियाशील होता है। तो जो ऊपर वाला तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन में से क्या करता है, हटा देता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा आयरन है, आयरन को कहाँ रखा गया है, इधर, ध्यान से समझिएगा। आयरन को हम लोग इधर रखे हैं, और कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर कहाँ पे रखा गया है, कॉपर को देखिए, कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर यहाँ पे है, यहाँ पे। यानी देख पा रहे हैं जो हमारा आयरन था, ये नहीं, आयरन इधर है, जो हमारा आयरन था वह विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर के स्थान पे है। तो जाहिर सी बात है क्या करेगा कि इसको विस्थापित कर देगा। ऐसे ही क्या लिए थे हम, जिंक लिए थे, और क्या लिए थे, हाइड्रोजन सल्फेट लिए थे। तो क्या बोले थे कि यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यानी बनाया क्या था, जिंक सल्फेट बनाया था, और क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस बनाया था। तो यहां से देखें ये आपका हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से देखिए जो जिंक है नीचे है या ऊपर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, जिंक हमारा यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। अब बात आती है इसको कैसे याद करें, तो याद करने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, इधर लिखे हैं, लिथियम को ली से, उसके बाद पोटेशियम को क से, ऐसे ही पढ़ेंगे, लिख बा
सरकाना मग अल मन जन करफी कड़को निसन पब हा कौ हजार सिल्वर पट आऊं। सीधे सीधे बोल देंगे, लिखबा सरकाना मगल मंजन करफी कड़को निशन पब हा कौ हजार सिल्वर पटाऊं। तो जो जो उसमें आएगा, ली पे लिथियम को कर देंगे, क से हम अपने पोटेशियम को कर देंगे, ऐसे ही जो भी आएगा, मन को यमन से मैग्नीज हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को आराम से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा तत्व हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, इधर क्या लिए हैं, कापर लिए हैं, और इधर हमारा क्या है, आयरन सल्फेट है। तो क्या हमारा कापर इस आयरन सल्फेट को विस्थापित कर देगा? क्या यह अभिक्रिया होगी? चेक करें इसमें चेक करें, जो कापर है कहाँ है, हमारा कापर जो है वो यहाँ पे है, और हमारा आयरन कहाँ है, आयरन हमारा यहाँ पे है। तो देखिए किसका स्थान ऊपर है, आयरन का, क्योंकि इसको इसके नीचे ही लिखे हैं, इसे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसको बगल में लिखे हैं। यानी इसका जो क्रम है कैसा है, ऐसा है, उसके बाद ऐसा है। तो कापर का स्थान आयरन से कहाँ है, नीचे है। तो क्या यह अभिक्रिया होगी? यह अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। अगर ये इधर होता, ये वाला अगर ये इधर होता और ये यहाँ पे होता तो आराम से हो जाता। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के आराम से क्या करेंगे, जो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है, विस्थापनी अभिक्रिया होती है, उसको अच्छे से कर लेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपकी किताब का है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें किया क्या है कि परख नली लिया है, उस परख नली में हमारा क्या है, कापर सल्फेट विलयन भरा गया है। तो उसके बाद क्या किया जा रहा है, एक तो किल है, यहाँ पे देखिए लोहे का किल है। किसका किल है? लोहे का किल है। अभी यहाँ पे लोहे का किल है, ये Fe लिखा है, लोहे का किल है। इसको क्या करेंगे, जब इस विलयन में डालेंगे, किसमें, कापर सल्फेट में, तो क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगा। समझिए, अभी था क्या, अभी आपका लोहा था, किसमें डाले हैं, कापर सल्फेट में, CuSO4 में। अच्छा, इसका रंग जो होता है नीला होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जब इसमें जाएगा तो रासायनिक क्रिया करेगा। रासायनिक क्रिया करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें से फिर लोहे को निकाल लेंगे। अभी लोहे को क्या किए, डाले हैं, उसके बाद रासायनिक किया, उसके बाद लोहे को जब निकाल लेंगे तो हमारा जो लोहा होता है वो हल्का भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरे कलर का हो जाता है। यानी जो लोहा है उस पर क्या आ जाता है, कापर चला आता है। क्या चला आता है? कापर चला आता है। यानी क्या करता है कि इस विलयन में से वो कापर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कापर इस विलयन में से इस पे चला आता है, और जो विलयन इसके बाद जो भी विलयन बचा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो विलयन हमारा रहेगा उसका कलर हल्का ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, हल्का ग्रीन होता है। यानी जो हमारा कापर सल्फेट बनता है, उसके बाद क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कापर सल्फेट बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। क्रिया कराने के बाद आयरन सल्फेट बनाएगा, तो आयरन सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, हल्का ग्रीन हो जाता है। और हमारा जो कापर होता है क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। किस पे? इस लोहे के किल पे विस्थापित हो जाता है। यह एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द्विविस्थापनी अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसा अभिक्रिया, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं, आपस में आयन का आदान प्रदान कर लेते हैं। इधर वाला अभिकारक क्या करेगा, एक दूसरे से उनके आयन जो होंगे क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। वही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, इधर क्या है हमारा, बेरियम क्लोराइड है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इधर का आयन इधर और इधर का आयन इधर चला आता है। कहने का मतलब क्या है, जो सल्फेट होता है आपका, कौन सा सल्फेट, जो सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है, जो सोडियम होता है उस पर +1 चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है, इसलिए इसका चार्ज 2 हो जाएगा। और जो आपका क्लोरीन होता है उस पर -1 का चार्ज होता है। चूंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो है तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जो बेरियम होता है आपका उस पर +2 चार्ज होता है। अब क्या करेंगे, ये जो
अभिकारक है, इनका जो आयन है ये प्लस वाला इस माइनस वाले से क्रिया करेगा, कभी प्लस वाले से क्रिया नहीं करता। तो ये जो प्लस वाला है इस माइनस वाले से क्रिया करके NaCl बना देगा। क्या बनाएगा? NaCl। और हमारा जो सल्फेट है, सल्फेट का आयन है, इस बेरियम से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना देगा। चलिए अब इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, सही है। और यहाँ पे हमारा बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ये भी सही है। इधर सोडियम आपका 2 है, इधर क्लोरीन आपका 2 है। तो क्या ये सही है? नहीं। अगर यहाँ से 2 से गुणा करें तो सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित भी हो गया। बात आती है इसकी भौतिक अवस्था की। तो जो हमारा सोडियम सल्फेट है यह एक्वस है, जलीय द्रव के रूप में है। और हमारा जो बेरियम सल्फेट है ये भी कैसा है, एक्वस है। सॉरी, जो हमारा बेरियम क्लोराइड है वो भी कैसा है, एक्वस के रूप में है। जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है वह सॉलिड होता है, और जो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड होता है वह एक्वस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक्वस के रूप में होता है। तो यह समीकरण कौन सा समीकरण है? यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापनी अभिक्रिया है। चलिए अब अगला देखते हैं। यह हमारा कौन सा था? यह हमारा चौथा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला देखते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इस ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन वहां से हटता है, जब अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर अभिकारक से हाइड्रोजन हमारा क्या हो, निकल जाए, हट जाए, तो यहाँ वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे आपका होता है कापर। अगर कापर को आप रख देंगे खुले वायुमंडल में तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। उसके बाद क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रही बात इसकी भौतिक अवस्था की, भौतिक अवस्था जान लेते हैं। तो ये हमारा सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। कॉपर आपका सॉलिड होता है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वह गैस के रूप में होती है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी आपका सॉलिड बनता है। अब इसके बाद आता है कि हमारा यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। इधर कॉपर 1, इधर सही है, ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ पे 1 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन कॉपर भी 2 हो जा रहा है, तो कॉपर यहाँ 2 कर देंगे। ऐसे पे हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। एक एग्जाम्पल और था आपका, क्या था, जब मैग्नीशियम को खुले वायुमंडल में या फिर मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे तो क्या बना था, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते थे, चूंकि जलाने की बात आई है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस लिया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रहेगी O2 के रूप में। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन बोले या फिर ऑक्सीकरण बोले या फिर उपचयन बोले। तो यहाँ पे अगर इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये हमारा सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये हमारा गैस के रूप में होता है, और ये जो प्राप्त होता है वो सॉलिड के रूप में होता है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, 2 कर देंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जा रहा है, इधर 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा समीकरण भी क्या हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन को समझ लिया है। अब आगे चलते हैं रिडक्शन या अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसको हम समझते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग रिडक्शन की। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन को पढ़ चुके हैं, अब शुरू करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से हाइड्रोजन का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन का क्या हो, वहां से हट जाए। जब रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक लेंगे, अभिकारक से अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। या फिर उस अभिकारक से ऑक्सीजन का क्या हो, हट जा रहा हो, ऑक्सीजन उसमें से हट जा रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमारा कॉपर ऑक्साइड को, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है,
कॉपर हमारा अलग हो जाता है और क्या बनता है, H2O बनता है, जल बनता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कॉपर में से ऑक्सीजन हट रहा है। कौन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो यहां से कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन बोले या फिर रिडक्शन बोले, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभिकारक क्या है आपका, ये और ये है, इसमें से आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। यहां पे कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन समझिए ये जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ये वाला ऑक्सीजन इससे मिलके यहां पे बन रही है। यानी क्या समझ पा रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन योग कर रहा है। जब क्या हो किसी अभिकारक में, अभिकारक आपका हाइड्रोजन था, जब अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब अभिकारक से ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन बोले या इसको उपचयन बोले। क्या बोले, उपचयन। एक नाम और से जानते हैं, क्या, ऑक्सीकरण। क्या, किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसे, अभिकारक लेंगे, बस कुछ करना नहीं है, अभिकारक लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या अभिकारक से ऑक्सीजन हमारा हट रहा है। अगर अभिकारक से ऑक्सीजन हट रहा है, समझ जाइए क्या हो रहा है, वहां पे रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। और अभिकारक में अगर हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अब आगे इससे समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण से उपचयन से प्रभाव पड़ता है उसको लिख रहे हैं। पहला है आपका संक्षारण, इसको कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसका परिभाषा लिखेंगे, जब धातुओं को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो धातु का वायु, नमी, धूल आदि की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, संक्षारण क्रिया कहलाती है। यानी कोई भी धातु आप खुले वायुमंडल में रख देंगे तो आप जानते हैं खुले वायुमंडल में क्या है, धूल के कण है, नमी है, वायु है, सब उसमें उपस्थित है। वो क्या करेगा, वो लोहा जो है, वो जो धातु है आपका, वो उससे क्या करेगा, क्रिया करेगा और धीरे धीरे क्या होता रहेगा, क्षय होता रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखते हैं। आप लोहे को क्या करिए, खुले वायुमंडल में रख दीजिए। जब आप लोहे को खुले वायुमंडल में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर एक परत चढ़ जाएगी, उसके बाद वो क्षय होना शुरू हो जाएगा। वही क्रिया क्या है, लोहे पे जंग लगना है। और पीतल तथा तांबे के बर्तन पर, पीतल रहेगा तो हरे रंग का धब्बा पड़ेगा और तांबा रहेगा तो नीले रंग का धब्बा पड़ेगा। लोग मार्केट से जाते हैं, तांबा पीतल का बर्तन ले आते हैं, कुछ दिन बाद धब्बा पड़ जाता है और कहते हैं नोकल मिल गया है, नोकल घंटा मिला है, उस पे कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और एक एग्जाम्पल और है, चांदी पर क्या होता है, काला धब्बा पड़ जाता है। शादी होती है, नई नवेली दुल्हन क्या करती है, चांदी वादी का सब अपना गहना वगैरह पहन के आती है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। उसके बाद दौड़ के चली जाती है सोनार के पास, बोलती है आप नोकल सोना दिए हैं, नोकल आप चांदी दिए हैं। नहीं, वहां भी यही क्रिया होती है। अब कैसे वो समझाए, पता नहीं पढ़ी लिखी है कि नहीं है। यहाँ पे क्या संक्षारण खत्म होता है, इसका एक प्रभाव और पढ़ते हैं, क्या, रेंसिडिटी बोलते हैं, या उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। हिंदी में विकृत गंधिता या रेंसिडिटी बोलते हैं। चलिए उसको अब समझते हैं हम। अब अगला देखते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन से जो भी क्या होता है दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। एक तो पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या है आपका, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी बोलते हैं। आप कोई तैलीय या फिर कोई तैलीय खाद्य पदार्थ लीजिए, उसको लंबे समय तक रख दीजिए ऐसे, तो क्या करेगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन का क्या करेगा, संयोग करेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो नष्ट होगा, उसमें से गंध आने लगेगी। यही कारण है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ताकि क्या ना हो, उसमें आपका रेंसिडिटी ना हो। अब इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं हम। विकृत गंधिता की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें से गंध निकलने लगता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं,
विकृत गंधिता कहते हैं। यही कारण है कि चिप्स के पैकेटों में से वायु को निकालकर उसमें से प्रति ऑक्सीकरण वाली गैस जैसे नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, ताकि वो जो खाद्य पदार्थ है उसे क्या ऑक्सीकरण न कर पाए। चिप्स वगैरह में से जो पैकेट होती है उसमें से जो तैलीय खाद्य पदार्थ चिप्स आते हैं और कुछ कुरकुरे वगैरह आती हैं, तो उसमें से निकाल के क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 क्या होता है, समाप्त होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारा केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, समाप्त हो चुका है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को इसमें न समझ में आया हो, जो बात हमारी न समझ में आया हो, या फिर जो आपको टॉपिक न समझ में आया हो, उसको कमेंट करके बताइए, हम उसको अच्छे से समझाएंगे। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।